वेलकम बैक 10th ICSE स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं आज PYQs की। तो हमारा जैसे कि आपको पता है कोर्स चैप्टर खत्म हो चुका है, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए हैं लास्ट क्लास में। अब बात करेंगे PYQs की। तो आज हम PYQs जो देखेंगे वो पिछले 3 साल के देखेंगे, 2025, 2024 और 2023 के। और उसके जो पहले के हैं वो हम तब देखेंगे जब हमारा एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा और हम एट दी एंड ऑफ द सेशन। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक एक करके आपको आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 MCQ आया था। पहले में जो 3 क्वेश्चन करा रहा हूं वो इसी साल के हैं, 2025 के। ठीक, तो पहले उनको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, which is MCQ. A body is acted upon by two equal and opposite forces that are not along the same straight line. अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं लेकिन वो सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो वो कुछ ऐसे एक्ट करेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। क्वेश्चन पूछा है द बॉडी विल, ऑप्शन ए रिमेन स्टेशनरी, ऑप्शन बी हैव ओनली रोटेशनल मोशन, ऑप्शन सी हैव ओनली रेक्टिलिनियर, ऑप्शन डी हैविंग बोथ। जब भी कभी दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट लगे, नॉट इन स्ट्रेट लाइन, दे ऑलवेज फॉर्म अ कपल। और कपल का काम क्या है? रोटेशनल मोशन जनरेट करना, क्योंकि ये पूरा सेटअप कहीं मूव नहीं करने लगेगा। तो नो रेक्टिलिनियर मोशन इज देयर, ओनली रोटेशनल मोशन। तो ऑप्शन बी रोटेशनल मोशन आपका आंसर हो गया इसका। अगर यही क्वेश्चन आ जाता सब्जेक्टिव में तो आप इस तरह से डायग्राम बना के यही लिखते, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस व्हिच आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन फॉर्म अ कपल, दैट इज व्हाई इट विल जनरेट ओनली रोटेशनल मोशन। ठीक बात। चलिए क्वेश्चन 2 की बात करेंगे, व्हिच इज फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स, ऑप्शंस आर टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो आपको पता है जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगना स्टार्ट होता है कहीं पर भी, हमको यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पूछा है तो पहले हम सेंट्रीपिटल की भी बात करें। सेंट्रीपिटल लगता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल और सेंट्रीफ्यूगल इज एक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमेशा अवे लगता है सेंट्रीफ्यूगल, तो इसका ऑप्शन हो गया अवे फ्रॉम द सेंटर। एक अवे वाला ऑप्शन इसका आप लिख करके आएंगे फिर इन द ब्लैंक्स में। चलिए ये दोनों पूछे गए थे 1 मार्कर्स में। और अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो है न्यूमेरिकल। हमेशा 1, 3 या 4 नंबर का न्यूमेरिकल आपको फोर्थ चैप्टर से अवश्य मिलेगा, यूनिफॉर्म मीटर स्केल या फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पर। चलिए अब आप अपने न्यूमेरिकल को देखें। न्यूमेरिकल कह रहा है आकाश टेक्स अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल and suspends a weight of 2 Newton at one end x and a weight of 5 Newton at the other end y। तो आप यहाँ पर अगर मीटर स्केल बना लें, इस एंड को x का नाम देंगे, इसको y का, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ये 0 सेंटीमीटर का मार्क है और ये 100 सेंटीमीटर का मार्क। ठीक है बात। अब वो ये कह रहा है कि a weight of 2 Newton at one end, x पर 2 न्यूटन सस्पेंड किया उसने, ठीक, और 5 न्यूटन अदर एंड पर, यहां पर 5 न्यूटन सस्पेंड किया, दोनों एंड्स पर एक एक फोर्स लगाया है उसने। अब आगे he then balances the ruler horizontally on a knife edge placed at 70 centimeter from x। x से 70 सेंटीमीटर दूर, सेंटर पे क्या होता है 50, तो यहां कहीं लाई करेगा 70, तो 70 पर उसने नाइफ एज रखा है, मतलब पाइवोट। ये हो गया पाइवोट। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, ये रहा डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट का आंसर। एंड कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूलर। वेट आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल जब डिस्कस किया तब भी एक बार आपको बताया था, वेट ऑलवेज एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ द मीटर स्केल, चाहे पाइवोट कहीं भी हो और बाकी के वेट्स कहीं भी लग रहे हो, तो हमेशा सेंटर पर लगाएंगे वेट। ये लग गया 50 सेंटीमीटर पर W। चलिए चूंकि आपका हॉरिजॉन्टल रूल बैलेंस्ड है तो यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा सकते हैं। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, मैंने आपको फिर से एक बार बता दूं, मैं ये आपको पूरा लिख करके आना पड़ेगा। बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। इसको लिखने में कोई आलस किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए, अदरवाइज बोर्ड नंबर काट लेगा। आप पूरा लिखेंगे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कौन दे रहा है, ये W
लेफ्ट साइड में क्या कौन कौन लग रहा है, ये W और ये 2 न्यूटन, तो ये दोनों देंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये लग रहा है 5 न्यूटन, ये देगा क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज पहले W कौन से डिस्टेंस पर, 50 से 70 की डिस्टेंस कितनी हो गई 20, तो इट इज W इंटू 20 प्लस ये 2 न्यूटन दे रहा है कितनी डिस्टेंस पर, 0 से 70 हो गई 70 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 70 इक्वल्स क्लॉकवाइज 5 न्यूटन दे रहा है, 70 से 100 की डिस्टेंस कितनी हो गई 30, तो इट इज 5 इंटू 30। अब यहाँ एक कंफ्यूजन कभी कभी बच्चों को आता है कि सर आप फोर्स जो है न्यूटन में रखे जा रहे हैं और डिस्टेंस सारी सेंटीमीटर में रखे जा रहे हैं, जबकि न्यूटन के साथ तो मीटर होना चाहिए। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाते वक्त आप एक तरह का इज इक्वल्स टू में मतलब इक्वेट कर रहे हैं चीजों को, तो अगर न्यूटन सेंटीमीटर को न्यूटन सेंटीमीटर से इक्वेट कर दे तो ये कैंसिल हो जा रहा है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर सिर्फ टॉर्क निकालना हो तब फर्क पड़ता है, तब आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बात, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज कमिंग 20W प्लस 140 इक्वल्स दिस इज 150, ये उधर गया तो 20W इक्वल्स 10, तो W इक्वल्स 1/2 आ रहा है, W इक्वल्स 1/2, इसकी यूनिट इन सारे फोर्सेस की क्या है न्यूटन, तो इसकी भी क्या होगी न्यूटन, तो 1/2 का मतलब आप लिख सकते हैं 0.5 न्यूटन। ये हो गया वेट ऑफ द रूल, और इसके बाद लास्ट में आपको क्या लिखना होता है स्टेटमेंट, देयरफॉर द वेट ऑफ द रूलर इज 0.5 न्यूटन। इस तरह से आप करके आएंगे क्वेश्चंस। ये थे 2025 के 3 क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ेंगे 2024 पर जाएंगे। 2024 में भी फोर्स चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक एक करके अब आपके पास नंबरिंग जो आएगी 4, 5, 6 की, वो 2024 के क्वेश्चन है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 4, अ डोर लॉक इज ओपन्ड बाय टर्निंग द लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, तो लीवर हैंडल मतलब ये हो गई डिस्टेंस 0.2 मीटर। इफ द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इज 1 न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टाउ 1 न्यूटन मीटर दिया गया है। कह रहा है देन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज, तो सीधा सीधा टाउ इक्वल्स एफ इंटू डी लगाना है, टाउ है 1, फोर्स आपको निकालना है और डी है 0.2, तो एफ इज इक्वल्स टू 1/0.2, 0 लगा लीजिए यहाँ पर, 2 5 जा, तो फोर्स की सीधी वैल्यू आ गई 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन का मतलब आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, ये एमसीक्यू था। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक, जनरली इसी ऑर्डर में वो रखते हैं, एक एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक 3 या 4 नंबर का न्यूमेरिकल। ठीक बात, फिल इन द ब्लैंक्स को देखिए, 2 फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं, तो ये 2 मार्कर है। ए है व्हेन अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर एक स्टोन बांध ले किसी रस्सी से या किसी चीज से और इस तरह से घुमाए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाना है आपको, ऐसे नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से। ठीक, द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स डैश फोर्स नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, कौन सा फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी है, सिर्फ एक सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट नेसेसरी बिकॉज इट इज द वर्चुअल फोर्स, जो तब लगता है जब सेंट्रीपिटल लगता है, तो only one force is necessary for performing UCM which is centripetal force। तो हमेशा इस तरह से अगर आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे घूम रहा है तो जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो एक्ट कर रही है टुवर्ड द सेंटर, और यही टेंशन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, तो इसका आंसर सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया। आप इस धोखे में ना चले जाइएगा कि पिछले क्वेश्चन की तरह हमेशा ऑप्शंस दिए रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की, ऐसा हमेशा नहीं होता है, तो कभी कभी दिए भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी दिए जाते, 2024 में नहीं दिए गए थे, तो इसका आंसर हो गया सेंट्रिपिटल। ये है पार्ट ए। पार्ट बी की बात करेंगे अब। वर्क डन बाय दिस फोर्स एट एनी इंस्टेंट इज, कभी भी ध्यान रखिए सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होता है टुवर्ड द सेंटर, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है टेंजेंशियल, इस तरह से।
तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा बन रहा होता है 90 एंगल बन रहा होता है, इसलिए वर्क डन विल ऑलवेज बी 0। तो सेकंड ऑप्शन का आंसर सीधा सीधा हो जाता है वर्क डन 0। आगे बढ़ते हैं बिना विलंब के। आगे है आपके पास इसी क्वेश्चन में अभी तो अटैच है एक न्यूमेरिकल, इसी क्वेश्चन में अटैच है एक न्यूमेरिकल। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है अ नॉन यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट 120 न्यूटन। 120 न्यूटन, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मेरे डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। डायग्राम एक यूनिफॉर्म बीम नहीं है बल्कि नॉन यूनिफॉर्म बीम है। लेफ्ट साइड में वेट ज्यादा भरा हुआ है एज कंपेयर टू राइट साइड, कुछ ऐसी बीम है ये, ठीक है बात। यहां पर कहीं सीजी लाई कर रही है इस लाइन के अलॉन्ग, और इसी लाइन के अलॉन्ग ये लग रहा है वेट हमेशा कहां लगता है बॉडी के सीजी पर, तो ये डब्ल्यू लग रहा है 120 न्यूटन का। ओ पॉइंट पर आपने पाइवोट दे रखा है, या पाइवोट बना लीजिए ताकि, क्योंकि हमको आदत है पाइवोट बना के क्वेश्चन सॉल्व करने की, ये हमने पाइवोट बना लिया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी गई है 0.2 मीटर और बाकी की डिस्टेंस दी गई है 0.8 मीटर, ठीक है बात। और लास्ट में एक फोर्स आप यहां और लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में F। क्वेश्चन ये कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट इतना इतना पाइवोटेड वन एंड इज शोन इन द डायग्राम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F टू कीप द बीम इन इक्विलिब्रियम। जैसे ही आप वर्ड सुने इक्विलिब्रियम, मतलब आपका बीम बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड कंडीशन में सबसे पहले स्ट्राइक क्या करता है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इज एप्लीकेबल। सीधा उठा के प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा दीजिए। पाइवोट है ये वाला जो वेट है ये इस तरफ ऐसे देगा मोमेंट, मतलब क्लॉकवाइज, और ये जो फोर्स है ये लग रहा है ऊपर, तो ये देगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो सीधा सीधा वैसे वापस से आपको लिखना पड़ेगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज कौन दे रहा है F, तो F इंटू डिस्टेंस देखिए पाइवोट से ये पूरी डिस्टेंस 0.2 प्लस 0.8 मीटर विल बी 1 मीटर, तो F इंटू 1 इक्वल्स क्लॉकवाइज 120 न्यूटन। कितनी डिस्टेंस पर? इतनी मतलब इतनी 0.2, so this is 120 न्यूटन इंटू 0.2, तो यहां से सीधा सीधा F आ गया आपका 24 न्यूटन। तो आप 24 न्यूटन का फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे अदर एंड पर, तो दिस नॉन यूनिफॉर्म बीम विल गेट द बैलेंस। ठीक, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। ये क्वेश्चंस हैं, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला पूछा गया है सिंपल सा, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दो डेफिनेशन है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप दोनों में से कोई भी पेपर में लिख के आएंगे, बोर्ड आपको पूरे नंबर देगा। पहली डेफिनेशन, द पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, द पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज जीरो इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोनों डेफिनेशन 100% करेक्ट है, आप दोनों में से कोई भी लिख के आएंगे 10th ICSE बोर्ड आपको पूरे मार्क्स देगा। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन था। अब इसी के साथ बी पार्ट अटैच है, उसको पढ़िए। अ हॉलो आइसक्रीम कोन हैज हाइट 6 सेंटीमीटर। ठीक, हॉलो आइसक्रीम कोन, ये रहा हॉलो कोन। जैसे ही इतना आया, आपको सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि हॉलो कोन की सीजी कहां लाई करती है, h/3 हाइट फ्रॉम द बेस। ठीक, हाइट दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर, तो h इज गिवन 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 6 सेंटीमीटर। अब पूछा ही जा रहा है वेयर इज द पोजीशन ऑफ इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द ब्रॉड बेस। बेस से कितना ऊपर, तो बेस से कितना ऊपर आपकी सीजी होती है h/3। तो इस फर्स्ट पार्ट को देखिए मैं कर रहा हूं, तो सीजी विल लाई एट हाइट इक्वल्स h/3।
h/3 का मतलब h कितना है 6, तो 6/3 मतलब 2 सेंटीमीटर। ये रहा पहले पार्ट का आंसर, 2 सेंटीमीटर हाइट पर लाई करेगी। दूसरे में पूछा है विल इट्स पोजीशन चेंज व्हेन इट इज फिल्ड कंप्लीटली विद हनी। अगर उसको हनी से भर दें, अगर आप इसी कोन को किसी चीज से भर देंगे तो ये अब हॉलो कोन नहीं रहा, बल्कि ये बन चुका है सॉलिड कोन। किसी भी चीज से आइसक्रीम भर दें, हनी भर दें, कुछ भी भर दें, तो ये सॉलिड कोन बन चुका है। और अब इसकी सीजी लाई करेगी h/4 हाइट पर। आपको सिर्फ ये बताना यस और नो, ठीक। देखिए मैं दोनों डिफरेंस बता दूं, अगर राइट यस और नो लिखा है तब आप सिर्फ यस और नो में आंसर लिख करके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको h/4 करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहां पर राइट यस और नो नहीं लिखा है, सिर्फ इतना पूछा है विल इट पोजीशन चेंज, तो आपको ये पूरा एलैबोरेट करके दिखाना पड़ेगा कि आफ्टर फिलिंग हनी इट विल बिकम अ सॉलिड कोन एंड सीजी इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ h/4। तब आपको यहाँ 6/4 करके पूरी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती है। तो अनलेस द क्वेश्चन राइट्स यस और नो, आप सिर्फ यस या नो में आंसर नहीं छोड़ सकते, ठीक। ये था हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था, देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। Clockwise movement produced by a force about a fulcrum is considered to be, your options are positive, negative, zero, none of these। ध्यान रखिए बिल्कुल अच्छे से, थ्योरी में ध्यान रखा भी था। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मूवमेंट कंसीडर किया जाता है नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा हो गया ऑप्शन बी, नेगेटिव। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगुलर लैमिना। ट्राइंगुलर लैमिना की सीजी कहां लाई करती है, ये है क्वेश्चन आपका। आपको पता होनी चाहिए, पोजीशन आप रख के आए होते हैं पेपर में, वो जो चार्ट मैंने बना के आपको बताया था, तो कहां लाई करती है, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पर लाई करती है आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक। अगले पार्ट में इसी क्वेश्चन में पूछा है when this triangular lamina is suspended freely from any one vertex। ट्राइंगल लें और उसको किसी एक वर्टेक्स से सस्पेंड कर दें, कुछ ऐसे, ठीक। तो वो कह रहा है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन वेट इन इट्स रेस्ट पोजीशन। अगर इस तरह सस्पेंड कर दे तो आपकी सीजी कहां लाई करेगी, यहां, जो कि इस लाइन में ही लाई कर रही होगी। और वेट कहां लगता है, सीजी पर ही। तो सीजी पर लग रहा है डब्ल्यू। डब्ल्यू जो आपका है ये आपके लाइन ऑफ एक्शन मतलब पाइवोट की लाइन में ही है। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0, तो कोई मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं मिलेगा। इस तरह से लिखेंगे सिंस d इक्वल 0 एंड टाउ क्या होता है f इंटू डी। तो टाउ इक्वल्स f इंटू 0, देयरफॉर टाउ इक्वल्स 0। अब कुछ बच्चों को यहाँ एक डाउट आता है, वो मैं समझा दूं आपको, जो ये बच्चे जो बोर्ड का पेपर। तो आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। यहाँ पर पिछले 2 क्वेश्चन जो हमने किए वो 2023 के थे, और अब जो 2 क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी 2023 के, क्योंकि उस साल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। डायग्राम में आपके लिए पहले ड्रॉ कर दूं। ये है डायग्राम, ये है पॉइंट O। 3 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, एक F1 इस तरह से, और F2 का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, और यहां पर F3 लग रहा है कुछ इस तरह का, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, द डायग्राम शोज व्हील O pivoted at point A, 3 equal forces F1, F2 and F3 act at point B on the wheel. Which force will produce maximum moment about A? A के अबाउट पूछा है। यहां पर गलती कभी कभी क्या होती है कि O के अबाउट निकाल के हम चले आते हैं। ये है पॉइंट A, इसके अबाउट आपको मोमेंट बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है 3 इक्वल फोर्सेस, तो टाउ की वैल्यू होती है F इंटू डी। अगर फोर्सेस इक्वल है तो फोर्सेस का मसला कोई है नहीं, तो F विल बी प्रोपोर्शनल टू D ओनली।
मतलब जिसका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसका टाउ ज्यादा रहेगा। अब देखिए ध्यान से पार्ट ए, इनके लाइन ऑफ एक्शन कंप्लीट करने पड़ेंगे हमको। ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस देखिए, ए से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई इतनी, जिसको हम D1 कह दे रहे हैं। अगर F2 को सीधा आगे बढ़ाएं, F2 का लाइन ऑफ एक्शन होगा ये, तो A से अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो वो है ऐसी D2, और F3 को आगे बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से, ये रहा F3, तो F3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिर्फ इतनी आ रही है विच इज D3। अब आप क्लियरली यहां से देख सकते हैं कि D1 मैक्सिमम आ रहा है और D2 उससे कम, D3 उससे कम। तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी है? F1 की। तो सबसे ज्यादा मोमेंट कौन देगा? F1। तो यहाँ फर्स्ट में आंसर लिखना है F1, क्योंकि उसमें क्या पूछ रहा है? विच फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट। और बी में आपको इसको एलैबोरेट करना है, गिव अ रीजन। तो रीजन में कहानी लिख के चले आना है, रीजन में सॉल्विंग दिखानी है। सिंस D1 is greater than D2 is greater than D3, therefore tau1 will be greater than tau2 will be greater than tau3। तो अगर tau1 ज्यादा है, therefore F1 will produce maximum moment। ये होता है मैक्सिमम मोमेंट का मतलब, फोर्सेस बराबर थे तो डिस्टेंस के हिसाब से हमने कंपेयर कर लिया इसको। ठीक है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स अ न्यूमेरिकल अगेन। लास्ट क्वेश्चन अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मीटर स्केल ऑफ वेट 50 GF कैन बी बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर मास। ठीक, तो यूनिफॉर्म मीटर स्केल में कुछ चीजें तो सीधे सीधे जल्दी से बना लिया करो। ए बी मीटर स्केल बना लीजिए, 0 सेंटीमीटर मास, 100 सेंटीमीटर मास, और बीच में सेंटर पे 50। तो ये कुछ ऐसा, ये पॉइंट ए हो गया 0 सेंटीमीटर मास का, दिस इज पॉइंट बी 100 सेंटीमीटर मास का, और सेंटर पर 50 सेंटीमीटर। ठीक, इतना कंफर्म हो गया। अब बोल रहा है मीटर स्केल ऑफ वेट 50 GF। वेट हमेशा कहां लगता है? सेंटर पे। वेट आप हमेशा 50 GF लगाएंगे सेंटर पे। कैन बी बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर मास। 40 सेंटीमीटर पे अगर इसको बैलेंस कर सकते हैं, इसका मतलब जो आपका पाइवोट है वो लगा है 40 सेंटीमीटर पर, विदाउट एनी वेट सस्पेंडेड ऑन इट। ठीक बात। अब पहले पार्ट में, इफ दिस रूलर इज कट एट इट्स सेंटर then state which part 0 to 50 centimeter or 50 to 100 centimeter of the ruler will weigh more than 25 GF। अगर इसको बीचों बीच से काट दें हम कुछ ऐसा, तो कौन सा पार्ट 25 GF से ज्यादा वेट? देखिए टोटल वेट अगर मीटर स्केल का 50 GF है, तो इसका मतलब ऑब्वियस क्या होना चाहिए कि आधा 25 GF का, बाकी आधा 25 GF का, टोटल हो गया 50 GF। लेकिन ऐसा तब होता जब सेंटर पर पाइवोटेड हो रहा होता, तब इधर 25 इधर 25, नेट मोमेंट 0। अगर आपका पाइवोट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब है ये डिस्टेंस कम है, तो इधर वाले का वेट ज्यादा होगा। इधर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका वेट कम होगा, क्योंकि टाउ इक्वल्स F इंटू डी होता है। इफ D is less, अगर D is less, therefore F is more, therefore 0 to 50 centimeter will weigh more। ये है पहले पार्ट का आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए इसको। पहला पार्ट मतलब ए पार्ट। ठीक, बात फिर से समझा दूं मैं। चूंकि आपका पाइवोट लगा हुआ था 40 पर, और 40 पर वो बैलेंस भी है, इसका मतलब ये दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज और वो दे रहा है क्लॉकवाइज। ये डिस्टेंस कम है, 40 सेंटीमीटर है, तो इसका वेट ज्यादा रहा होगा। ये 60 सेंटीमीटर है, इसका वेट कम रहा होगा। मोर द डिस्टेंस लेसर विल बी द फोर्स, लेसर द डिस्टेंस मोर विल बी द फोर्स। तो ये वाला 25 GF से ज्यादा वेट करेगा, विल वेट मोर देन 25 GF। ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर। और लास्ट पार्ट और देख लीजिए, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मिनिमम वेट प्लेस्ड ऑन दिस मीटर रूलर कैन बैलेंस दिस रूलर व्हेन इट इज पाइवोटेड एट इट्स सेंटर।
अगर सेंटर पर पाइवोट कर दें, देखिए समझिएगा, अब 40 पर नहीं बल्कि 50 पर पाइवोट कर दें, ये ए है और ये बी, तो कितना वेट और लगाने पर इस रूलर को बैलेंस किया जा सकता है, कौन सा मिनिमम वेट। ठीक, तो इसमें सीधा सीधा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट स्ट्रेट 50 into 10, और क्लॉकवाइज में सपोज हमने मान लिया कि x मिनिमम वेट का मतलब वो कहां लगाया जाना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पर, ये ध्यान दीजिएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, पॉइंट बी, मैक्सिमाइज करना है डिस्टेंस को, तो यहां पर सपोज x लगा लिया हमने एक बार, तो इज इक्वल्स टू 50 डिस्टेंस और इनटू x, 50-50 हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू सीधा सीधा आ गई 10। यूनिट क्या है, gf, तो इसकी यूनिट भी लिखेंगे gf। तो मिनिमम इतना वेट, देयरफॉर 10 gf फोर्स या फिर वेट, जो भी क्वेश्चन में बोला हो, मिनिमम वेट पूछा है, तो 10 gf वेट मस्ट बी सस्पेंडेड। और मिनिमम का मतलब फिर से मैं एक बार बता दूं, मिनिमम वेट तभी मिलेगा जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाएं, तो मतलब एंड बी पर लगाना है। 10 gf वेट मस्ट बी सस्पेंडेड एट एंड बी टू बैलेंस द रूल। ये है कहानी 2023 के चारों क्वेश्चंस की। तो अब बात ये है, आपके सारे पिछले 3 साल के PYQs हो चुके हैं, इनमें कहीं भी कोई भी समस्या आपको लगी हो तो आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 विच इज WEP, वर्क एनर्जी पावर, उससे शुरू करेंगे और यहाँ पर फोर्स की पूरी कहानी एंटायरली समाप्त। आप अपनी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस लगाइए, आपको और क्वेश्चंस की नीड हो आप मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आपको और क्वेश्चंस शीट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और PYQs हमने 3 साल के डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप मेहनत कर रहे होंगे, अकॉर्डिंगली टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे, अच्छे से मेहनत करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 वर्क एनर्जी पावर के साथ। ओके, गुड नाइट।